हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम ट्यूशन। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 10th का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें हम जो लेसन नंबर 9 है हेरिटेज मैनेजमेंट, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड लेसन थोड़ा लेंदी है तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, एंड सेकंड जो टॉपिक है आज का वो है सम फेमस म्यूजियम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लाइब्रेरी एंड आर्chives के बारे में कवर करेंगे एंड एनसाइक्लोपीडियाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन में हम क्या चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा ही होगा कि लेसन का नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। सो हेरिटेज मैनेजमेंट क्या होता है, एक और बात रीड आउट करते करते जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जो भी नेसेसरी इमेजेस इसमें होने चाहिए हर एक चीज़ का, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा और ज़्यादा इजीली समझ में आए देख के, वो सारे इमेजेस भी मैं अटैच करता जाऊंगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हेरिटेज का मतलब ही होता है जब हम कोई चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं और बहुत सालों तक, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है, उस चीज़ को हम हेरिटेज बोलते हैं। नाउ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है जिस चीज़ को भी हमने प्रिजर्व किया है वो चीज़ को संभालना। तो किस तरीके से हम उस चीज़ को, वो हेरिटेज को हम प्रिजर्व कर सके, उसको संभाल सके, मेंटेन कर सके, ताकि जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहेगा वो वोन आउट ना हो जाए, कहीं पर वो डैमेज ना हो जाए, तो उस चीज़ को मैनेजमेंट बोला गया है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ये है कि जो भी हिस्ट्री सोर्सेस हमें मिले हैं और आज जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं से मिला है। सोर्सेस इसका ज़रूर होगा, क्योंकि अगर किसी ने इसको प्रिजर्व किया नहीं होता तो आज हम शायद ये नहीं पढ़ पाते या फिर हमें जानकारी नहीं मिल पाती। तो उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज जो कुछ भी तरीके आजमा रहे हैं, जो कुछ भी इन्वेंशन हमने किया है, ये चीज़ के बारे में हमारे अगले जनरेशन को मालूम होना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ ऐसा कदम उठाना होगा, इसको ऐसे इस तरीके से प्रिजर्व करना होगा ताकि ये 100-200 साल बाद जो जनरेशन आएगी उसको मिल सके और वो भी हमारे बारे में जान सके कि हम किस तरीके से लाइफ को जीते थे। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी पहले के ज़माने के जो भी लोग थे, जो भी सिविलाइजेशंस आई थी, तो उन्होंने जो भी प्रिजर्व किया था, आज के टाइम पे हमको वो मिली है, एंड उसके वजह से वही हमारे सोर्सेस है हिस्ट्री के, जिसके वजह से हम ये आज इंफॉर्मेशन पढ़ पा रहे हैं। नाउ होता क्या है कि अगर कोई चीज़ हमें मिलता है, सोर्सेस लाइक फॉसिल्स हो गया, कोई पेंटिंग हो गया, कोई कॉइन्स हो गया, जो कि पिछले ज़माने के लोगों ने उसको यूज़ किया होगा या फिर उन्होंने उसमें कोई रिकॉर्ड्स लिख के रखे होंगे, तो हमें जब वो मिलता है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मीन्स वोन आउट हो गया होगा, या फिर कहीं से बहुत ज़्यादा टूट गया होगा, फट गया होगा, या फिर धुंधला हो गया होगा। तो हमको क्या करना होता है, उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारते हैं और ये ध्यान रखा जाता है कि वो चीज़ ज़्यादा और डैमेज ना हो जाए, उससे जितनी हो सके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और ये जान सके कि ये किसने लिखा है, इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है, पेज की क्वालिटी क्या है, कब लिखी गई थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है, हम यही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। ओके, तो सीधा चालू करते हैं 9.1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन से, कि ईच स्टेप लाइक कलेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, क्रिएटिंग देयर रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्सेस, एग्जिबिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओल्ड बुक्स एंड आर्टिफैक्ट्स, after completing necessary treatments require very careful handling and management. It needs people with specific skills. Only trained person who are duly qualified can take up these tasks. So अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अभी का जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है, ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ ये हिस्ट्री आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद
जो भी लोग इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन जब इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उनके पास ये हिस्ट्री किस तरीके से जाएगी। आज हमारे पास मीडियम है, सोशल नेटवर्क है, कंप्यूटर है, ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इजी है सब कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। नाउ ऐसा जो तरीका है ये पहले के ज़माने में नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि कहीं ना कहीं वॉल पे लिख दिया या स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शन कर दिया, ओके, कॉइन्स के ऊपर लिख दिए, मैनोस्क्रिप्ट्स लिख दिए, ओके, पेंटिंग के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ के गए हैं। तो हमको वो सारी चीज़ों को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है, सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के जितने भी इन्फॉर्मेशन है ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके इसकी जब भी ये एंड हो जाएगा तब तक के सारे इन्फॉर्मेशन को कोई कलेक्ट करेगा। ओके, नाउ कलेक्ट करने के बाद कुछ नेसेसरी स्टेप्स है, रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट्स है। ट्रीटमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, बहुत ही केयरफुली हैंडल करके बिना उसको डैमेज किए। नाउ ये काम हर कोई नहीं करेगा, ओके, तो इसके लिए सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे, उन्हीं को ये इजाज़त मिलेगी ये सारी ट्रीटमेंट्स करने के लिए और ये सारी चीज़ों को बराबर से क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सजाने के लिए। नाउ ट्रेंड पर्सन क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी प्लेन को नहीं उड़ा सकता। क्यों? क्योंकि पायलट्स होते हैं जो कि वेल ट्रेंड होते हैं, वही एक प्लेन को उड़ा सकता है। अब सिर्फ आप प्लेन का एग्जांपल ही क्यों, और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है प्रोफेशनल आप ले सकते हो कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर अगर कोई स्किल आपको सीखना है तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो उसी तरह अगर हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है तो हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको कंसिडरेशन में रख के हर एक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ऐसा कोई चीज़ ऐसा छूट नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान एक ट्रेन पर्सन ही कर सकता है जिसने ये चीज़ को सीखा है कि क्या क्या चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए जाना है। नेक्स्ट है ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ज़रा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है एंड क्या नेसेसरी वो ट्रेनिंग्स है जो लेनी पड़ती है अगर आपको ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को कंसिडरेशन में रख के अगर उसको कंपाइल्ड करना है तो। एंड सेम वे हम रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के लिए भी स्टडी करेंगे। तो ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन वर्बली ट्रांसफ़र की जाए जनरेशन टू जनरेशन या पर्सन टू पर्सन, ओके, उसको हम ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग हो गया या फिर कोई स्टोरी हो गई, जैसे हमारे दादा दादी हमें स्टोरी सुनाते हैं, कुछ लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो कोई एब्स्ट्रैक्ट कहानियाँ होती है जिसको उस ज़माने के किसी पर्सन ने शायद लिखा होगा। सो उस तरीके से जो ओरल हिस्ट्री है वो भी ट्रांसफ़र की जाती है। एंड इसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है देखिए ज़रा, कलेक्टिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि छोटी मोटी जो भी कहानियाँ हो गई, पोएम्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, क्लासीफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल। नाउ ये सब कुछ एक बार कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब उसमें कैटेगरीज होंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड वो स्टोरी है, नेचर से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फिर एनालिसिस किया जाता है कि ये कितना ऑथेंटिक है। इंटरप्रेटिंग द कंपाइल्ड मटेरियल, उन सबको जांचा जाता है बराबर से। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा चीज़ कितना पुराना है, कब का है, किसने उसको लिखा होगा, उसकी क्वालिटी अब कैसी है या तब कैसी थी। ओके, सो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखा जाता है। पब्लिशिंग द रिज़ल्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव रिसर्च, तो ये जो पूरी रिसर्च की जाती है कि कब का है, ये कितना पुराना है, ये जो पूरा एक रिसर्च, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च होता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर हमें मिल जाए तो हम उसको उठा के हिस्ट्री के बुक में नहीं शामिल कर सकते, हमको पूरा उसका प्रॉपर एक रिसर्च करना पड़ता है। नाउ नेसेसरी ट्रेनिंग्स कौन से है ज़रा देखते हैं। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी,
ये हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये सिखाया जाता है कि जो सिविलाइजेशन इंसानों की चालू हुई थी पहले के ज़माने में, उसके बाद लोगों की जो लाइफ है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा एंड उनके सोसाइटीज़ कैसे क्रिएट हुए। ओके, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल साइकोलॉजी, इंसान किस तरीके की सोच रखता था, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीता था, ये सब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। माइथोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक, माइथोलॉजी का मतलब है कि ट्रेडिशन के ऊपर किस तरीके से वो बिलीव करते थे, कौन से ऐसे ट्रेडिशंस थे जो वो मानते थे, एंड लिंग्विस्टिक कौन से कितने तरीके के भाषाएं बोलते थे। तो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस की जानकारी होनी चाहिए, वो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही एक बड़ा पार्ट है हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का। लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर आपको कोई हिस्ट्री लाइब्रेरी में अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए पहले बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसकी ऑथेंटिसिटी को जांचा जाता है, उसके बाद ही उसको लाइब्रेरी में इंक्लूड किया जाता है। नाउ लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेजमेंट करने के लिए। नाउ मैनेजमेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर सारा डेटा जो है वो हम कंप्यूटराइज्ड में रिकॉर्ड्स में रखते हैं। हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, नाउ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है? ये वही रिसर्च मेथड है जो यूज़ किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी चीज़ को हिस्टोरिकली जो भी मिला होगा उसको जांचने के लिए, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए कि ये कितना ऑथेंटिक है, कितना सच है और कितना पुराना है, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए। राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स, नाउ आप जब रिसर्च करेंगे तो रिसर्च में आप रिपोर्ट्स तो बनाएंगे एंड यही उस सारे रिसर्च को हमें राइटिंग में देना पड़ता है, एंड आर्टिकल्स भी किस तरीके से बनाना है एंड रिपोर्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होंगे, प्रिजर्व किए जाएंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन में ये जा सके एंड वो भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये जान सके कि किस तरीके से हमने हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है। रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में कलेक्टिंग कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स विथ इंस्क्रिप्शन ऑन देम, डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, पर्सनल करस्पॉन्डेंस, डायरीज, हिस्टोरिकल बुक्स, ओल्ड बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आती है। ओके, कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। नाउ इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कहीं पर कोई एक डायरी मिल गई तो उसको मुझे और ज़्यादा डैमेज ना करके, उसको और ज़्यादा वोन आउट ना करके मुझे किस तरीके से उसको प्रिजर्व करना है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, चाहे वो मैकेनिकली हो, कोई मशीन से हम अगर उसको करना चाहेंगे कोई रिपेयरिंग वर्क, या फिर केमिकली हो, कोई केमिकल से के हेल्प से अगर हम उसको ठीक कर सके या फिर उसको प्रिजर्व कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि किस तरीके से हम कोई भी एक हिस्टोरिकल चीज़ को हम ज़्यादा डैमेज ना पहुंचा के उसको प्रिजर्व करें और क्या क्या तरीका हमें आजमाना पड़ता है। जो भी आपको हिस्टोरिकल चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मिली है, उसकी वैल्यू कितनी ऑथेंटिक है और कितनी सच्चाई है उसमें, उसको जांचना परखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना और उसको मतलब रिकॉर्ड्स में उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, नाउ इन्फॉर्मेशन तो हमें हिस्ट्री का बहुत सारा मिलता है, ठीक है, लेकिन हम एग्जिबिट सब चीज़ों को नहीं करते, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही करते हैं। लाइक एग्जिबिटिंग का मतलब होता है कि जब हम उसको पब्लिकली म्यूज़ियम में रखवा देते हैं और लोग आके उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, लाइक अगर मैंने सन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली है तो सन के बारे में तो ह्यूज डेटा मिलेगा, बट इतना सारा डेटा हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कुछ सिलेक्टेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हम प्रेजेंट करेंगे, अगर एग्जिबिट करेंगे पब्लिक को, तो
जिससे पब्लिक को आसानी से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसा मिल जाए उस चीज़ के बारे में, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कवर किया गया है। तो वैसे हम सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को एडिट किया जाता है, उसको और अच्छी से प्रेजेंट करके उसको पब्लिश किया जाता है। पब्लिश करना मतलब अब लोग उसको, पब्लिक उसको क्या कर सकती है, खरीद के उसको पढ़ सकती है, उसके बारे में जानकारी ले सकती है। उसी तरह रिसर्च रिपोर्ट्स को भी पब्लिश किया जाता है कि किस तरीके का रिसर्च इसके ऊपर किया गया है, ठीक है। इसकी ऑथेंटिसिटी को जांच करने के लिए, इसकी सच्चाई को जांच करने के लिए क्या क्या रिसर्च की गई है। तो नेसेसरी ट्रेनिंग्स क्या क्या है रिटर्न सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के लिए, कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किस चीज़ का, स्क्रिप्ट्स का, ब्राह्मणी, मोदी, पर्शियन एंड दैट डेवलपमेंट। और ये जो स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट्स का मतलब हो गया कि आप समझ लो कि लैंग्वेज, ये जो ब्राह्मणी है ये लैंग्वेज है, मोदी जो है ये मराठी लैंग्वेज, मतलब मराठी स्क्रिप्ट में अगर कोई चीज़ लिखा है तो उसको मोदी बोलते हैं, ओके। पर्शियन एंड देयर डेवलपमेंट, तो ये जो सारी लैंग्वेजेस है, ये जो स्क्रिप्ट्स है, ये किस तरीके से लिखी गई और इसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती गई, ओके। ये चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको अगर कोई एकदम बहुत ही पुराना कोई चीज़ मिल जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट अगर मोदी स्क्रिप्ट है तो मोदी स्क्रिप्ट जब एकदम फर्स्ट जब डिस्कवर किया गया था तो वो किस तरीके का था, देन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए लैंग्वेज में। तो इसीलिए ये नेसेसरी ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशंस, तो पहले के ज़माने के लोग किस तरीके से रहा करते थे, उनका कामकाज कैसा था, वो कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, उनका लिटरेचर कैसा था, मीन्स वो किस तरीके की सोच रखते थे, क्या क्या चीज़ों को वो बताया करते थे, या कैसे उनके रहन सहन थे, ठीक है। कल्चर उनका कैसा था, डायनेस्टीज़, कौन सी ऐसी डायनेस्टीज़ थी जो तभी एग्जिस्ट करती थी। नाउ डायनेस्टीज इज़ हेरिडिटी प्रोसेस, लाइक राजा है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, देन मतलब ये चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन, तो ये हेरिडिटी, तो इसको हम डायनेस्टीज़ बोलते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और किस तरीके से कोई भी सोसाइटी या किंगडम को हम वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो किस तरीके से किया जाता था, ये सब चीज़ों के बारे में, पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में जानकारी की ट्रेनिंग दी जाती है। नाउ नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स, स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट एंड हिस्ट्री ऑफ दैट डेवलपमेंट, तो कौन से ऐसे स्कूल्स तभी के ज़माने में स्टार्ट किए गए थे, या फिर कैसे स्टाइल के पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, स्कल्पचर आर्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ पेपर, इंक एंड कलर, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आपको कोई लिखा हुआ चीज़ मिलता है हिस्ट्री का, मतलब पुराना, तो पेपर की जांच की जाती है, पेपर की क्वालिटी, इंक की क्वालिटी, उसमें लिखा हुआ जो है लेटर की स्टाइल, उसमें कोई डेट अगर लिखा हुआ है तो डेट को जांचा जाता है कि क्या ये वही डेट है या फिर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जांचे जाते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस स्टोन्स एंड मेटल्स यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन, तो आपको अगर कोई इंस्क्रिप्शन किया हुआ स्टोन मिल गया या फिर कोई मेटल मिल गया, तो उसकी भी जांच की जाती है कि कितना मेटल प्योर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तभी के ज़माने में ऐसे मेटल्स या ऐसे स्टोन्स कहाँ मिलते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है। knowledge of equipments and chemicals used in various process of cleaning, conservation and preservation, तो पिछले ज़माने के जो लोग थे उन्होंने कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए थे, या फिर क्या ऐसे केमिकल्स यूज़ किए थे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि ये जो हिस्ट्री का जो सोर्सेस है जो आज हमें मिला है ये अभी तक मतलब एकदम वोन आउट नहीं हो गया है, एकदम ख़राब नहीं हो गया है। तो कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने ज़रूर किए होंगे यूज़, ताकि ये चीज़ हम तक पहुंच सके, इतने सालों तक ये प्रिजर्व रहा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, सीखते हैं। देन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड आर्टिकल, एंड इन द एंड वापस से राइटिंग रिसर्च
करना पड़ता है, रिटर्न फॉर्म में देना पड़ता है। एक पॉइंट हम मिस कर गए, उसको भी कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ ये सभी के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरीके से आपको अगर कोई चीज़ म्यूज़ियम में उसको प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से मैनेज करना है। पूरा एक ऑल ओवर म्यूज़ियम में कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए मैनेज कैसे करना है, वो पूरा मैनेजिंग सिखाया जाता है। उसका रिकॉर्ड्स किस तरीके से रखना है, मेंटेन करना है, वो भी सिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आते हैं। मटेरियल सोर्सेस वो सोर्सेस है जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए मटेरियल्स है, ठीक है, चाहे वो मिट्टी से बनाए गए हो, वो मेटल से बनाए गए हो, तो वो मटेरियल सोर्सेस हो गए। तो कलेक्टिंग आर्टिफैक्ट्स, क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस। तो जो भी आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया कि इंसानों द्वारा बनाए गए कोई भी चीज़, तो वो जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेट एंड टाइप एंड उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है कि ये 1970 को बनाया गया था, इसमें ये चीज़ें मौजूद है, इसमें ये ऐसे डिज़ाइंस है। तो इस तरीके से एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स का मतलब आपको पता ही होगा, अल्फ़ाबेटिकली कोई भी बहुत सारे कलेक्टेड डेटास को अगर हमें प्रेजेंट करना है तो हम अल्फ़ाबेटिकली या फिर टॉपिक वाइज हम उसको प्रेजेंट करते हैं इंडेक्स में वो चीज़ें। कंप्लीटिंग नेसेसरी मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी प्रोसेस ज़रूरी है वो प्रोसेस किया जाता है। अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑफ सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स ऑफ देयर और देयर रेप्लिकास। नाउ आर्टिफैक्ट्स जो है जो कि हम इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो मिट्टी के हो या फिर मेटल्स के हो, वो चीज़ अगर हमें 100-200 साल बाद मिलती है अब, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं से टूट चुकी होगी, बराबर। तो उसको जब हम एग्जिबिट करेंगे, एग्जिबिट का मतलब है जब हम म्यूज़ियम में उसको रखेंगे, लोग उसको देखने आएंगे, तो लोग जब टूटा हुआ देखेंगे तो उनको प्रॉपर एकदम पूरा आइडिया नहीं मिलेगा कि वो चीज़ क्या है, कैसा पूरा दिखता था। तो क्या किया जाता है कि वही सेम आर्टिकल का या आर्टिफैक्ट्स का क्या किया जाता है, एक रेप्लिका बनाया जाता है, एक डुप्लीकेट बनाया जाता है, उसके शेप को, उसके साइज़ को, उसके डिज़ाइंस को कंसिडरेशन में रख के। ओके, तो वो रेप्लिकास भी वहाँ पर रखा हुआ रहता है एंड ओरिजिनल वाला जो वोन आउट है उसको भी रखा हुआ रहता है। तो जो पब्लिक है, जो पर्सन्स है, वो उसको देखते हैं। तो देखने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये जो टूटा हुआ है ये एक्चुअली में ओरिजिनल वाला पीस है एंड उसके बाजू में जो रेप्लिका रखा हुआ है, अगर वो टूटा हुआ चीज़ पूरा एकदम एक पूरा पीस होता तो वो कुछ इस तरीके से दिखता। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेप्लिकास बनाने पड़ते हैं एंड उसको एग्जिबिट किया जाता है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल अबाउट कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, अगेन वही हो गया, जो भी हम रिसर्च करते हैं या आर्टिकल्स उसके बारे में लिखते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसको रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है एंड पब्लिश भी किया जाता है ताकि लोगों तक सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्लासिफाइंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग इंडेक्स। नाउ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉसिल्स जो हमें प्लांट और एनिमल्स के मिलते हैं, फॉसिल्स आई होप आप सबको पता होगा कि अर्थ के अंडरनेथ में अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशराइज्ड में अगर रह गया हो, वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जब इस चीज़ को आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं तो वो क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब कैटेगरीज में उसको बांटा जाता है, प्लांट्स का अलग, एनिमल्स का अलग। ना उसके अंदर और सब कैटेगरीज होती है कि कौन से प्रजाति के प्लांट्स है अलग अलग, कौन से प्रजाति के एनिमल्स है। ओके, एंड एग्जिबिटिंग सिलेक्टेड फॉसिल्स टू देयर और देयर रेप्लिकास। तो सेम वे जिस तरीके से मैंने अभी आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया, तो अगर हमको कोई प्लांट या एनिमल्स का फॉसिल्स मिला है और वो सिर्फ हमको तो हड्डियाँ ही मिलेंगी ना एनिमल्स के, और प्लांट्स का तो एकदम एक सूखा हुआ चीज़ मिलेगा, तो वो असली में कैसे दिखता था वो प्रेजेंट करना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हाँ ऐसा भी कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करता था उस ज़माने में। तो उसी तरह आपने देखा होगा कि डायनासोर्स इतने बड़े बड़े हैं, ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि जब हमें फॉसिल्स मिला तो जो बोन्स हमें मिले, जो स्केलेटन हमें मिला,
उसको हमने रेप्लिका बनाया, उसके ऊपर मतलब हमने बॉडी बनाने का एक स्ट्रक्चर पूरा बनाया हमने, और वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये पता चला कि ये एक इतना बड़ा ह्यूज एनिमल है, और इसका नाम डायनासोर्स, एंड डायनासोर्स के अलग अलग प्रजाति भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से रेप्लिकास बना के प्रेजेंट किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है म्यूज़ियम में, ताकि हम सब लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि पिछले ज़माने में कैसे कैसे चीज़ें हुआ करती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि स्टडी करने में आसानी हो सके। तो नेसेसरी ट्रेनिंग्स इसके लिए क्या क्या है, ज़रा देखते हैं कि नॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजिकल मेथड एंड थियोरी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नाउ मैंने आपको बताया कि फॉसिल्स का जो काम है वो कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट अगर काम करते हैं तो जो आर्कियोलॉजिकल मेथड है वो यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड थियरीज़ के ऊपर भी जाना पड़ता है कि किस तरीके से हमें वो जो फॉसिल्स हमें मिला है उसको हैंडल करना है, उसको डिग कैसे करना है अलग अलग तरीके से, ताकि उसमें कोई डैमेज ना पहुँचे और हमें वो एकदम आसानी से जिस तरीके से वो पड़ा हुआ था उसी शेप में हमें वो मिल जाए, कोई भी बोन्स या फिर कोई भी चीज़ उसका मूवमेंट ना हो जाए ताकि हमें शेप ना पता चले, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज़ ध्यान रखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन में किस तरीके से लोग रहते थे ये चीज़ के बारे में भी हमें पता चलता है। लाइक जैसे हमें कोई एक शहर मिल जाता है, एंशिएंट शहर बहुत से जगह पे मिला है, तो उससे पता चलता है कि सिविलाइजेशन लोग जब बसना चालू किए थे कहीं पर एक जगह पे, तो वो किस तरीके से शुरुआत हुई थी और कैसे लोग रहते थे, घर कैसे बनाए थे, किस तरीके से रास्ते बनाए गए थे, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम था, ये सब कुछ देखा जाता है। Knowledge of regional sources of material like stones, minerals, metals and clay used in the production of artifacts and their chemical properties. Now ये नॉलेज भी होना ज़रूरी है। हमें जिस भी रीजन में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो वो रीजन में सॉइल कैसा है, उधर के स्टोन्स के क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सब कुछ मालूम होना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर कोई मेटल्स मिलता है तो मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ये भी मालूम होना ज़रूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ये सब कुछ के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड केमिकल नेसेसरी फॉर क्लीनिंग एंड आर्टिफैक्ट्स, ये हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं। हर ओरल सोर्स एंड रिटन सोर्स में भी हमने देखा कि ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स और केमिकल चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करने हैं ताकि जो भी हमें फॉसिल्स मिला है या जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिला है उसको हम क्लीन कर सके बिना उसको डैमेज पहुंचाए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल्स एंड आर्ट्स, ये वही हो गया कि अगर हमें कोई आर्टिफैक्ट्स मिला है, कोई डिज़ाइनिंग, समझ लीजिए एक डिज़ाइनिंग पॉट मिला है, तो वो पॉट ज़रूर मिट्टी से बनाया होगा। अगर उसके ऊपर कोई डिज़ाइंस है तो वो डिज़ाइंस किसी पर्सन ने इन्वेंट किया होगा या कहीं से सीखा होगा। तो कितने सारे ऐसे वेरियस स्कूल्स थे तभी जो ये सारी चीज़ें सिखाते थे, या पढ़ाई जो होती थी कैसे लैंग्वेजेस सिखाते थे, ओके, एंड कैसे स्टाइल के आर्ट्स तभी के ज़माने के लोग करते थे, और धीरे धीरे ये सब का डेवलपमेंट किस तरीके से होता गया, ये सब कुछ ट्रेनिंग में नेसेसरी है सीखना। नेक्स्ट, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ मेकिंग रेप्लिकास। नाउ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को कोई फॉसिल्स मिल जाता है एक बर्ड का, तो वो बर्ड एक्चुअली में दिखता कैसा है वो थोड़ी किसी को पता चलेगा। तो उसके लिए हमें वो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हम एक स्केलेटन को लेके उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना के और उसको प्रेजेंट कर सके कि हाँ एक ज़माने में ऐसा बर्ड भी हुआ करता था, ताकि पब्लिक को पता चले, लोगों को पता चले इसके बारे में। नाउ, नॉलेज ऑफ वेरियस अप्रोचेस ऑफ मैनेजिंग एग्जीबिशंस इन म्यूजियम, गैलरीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ साथ ही साथ ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से म्यूज़ियम में कोई भी आर्टिफैक्ट्स को या फॉसिल्स को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, एंड गैलरीज में किस तरीके से उसको प्लेस करना है ताकि वो डैमेज ना हो, एंड पूरा ऑल ओवर उसका जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। राइटिंग रिसर्च एंड रिपोर्ट, ये सभी में आ रहा है, ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो ऑथेंटिसिटी का पता नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो
राइटिंग रिसर्च करने के बाद हमको वो इंक्लूड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन के साथ। नाउ हमने देखा कि राइटिंग रिसर्च एंड रिपोर्ट सब में ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सपोज़ मैंने जो भी रिसर्च किया, मुझसे अगर कोई चीज़ अगर शायद छूट गया होगा, ओके, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ की कमी है, तो वो अगर उस रिसर्च को आगे बढ़ाए तो वो मेरे द्वारा जो रिसर्च की गई है उसको क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है मीन्स पहले वो देख लेगा कि कौन सा चीज़ अवेलेबल है एंड कौन सा चीज़ मिसिंग है, तो वो उसको क्या करेगा, इंक्लूड करेगा एंड देन वापस से वो रिसर्च अपडेट हो जाएगा। इसी वजह से रिसर्च एंड रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो ओरल, रिटन या मटेरियल सोर्स हो। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो चुका है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कि सम फेमस म्यूजियम्स कौन से हैं। म्यूजियम्स वेर क्रिएटेड टू, नाउ म्यूजियम्स बनाए क्यों गए? म्यूजियम्स वेर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ रॉयल एंड एलिट फैमिलीज ऑफ मेडिवल यूरोप। नाउ म्यूजियम्स इसलिए बनाए गए थे कि पहले के ज़माने में जो मेडिवल यूरोप था, ठीक है, तब जो रॉयल फैमिलीज़ हुआ करती थी, एलिट फैमिलीज़ हुआ करती थी, मतलब बहुत ही राजा महाराजा एंड बहुत ही ज़्यादा अमीर, ये लोगों को एंटीक चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो ये लोग ये चाहते थे कि म्यूज़ियम्स एक ऐसा बनाया जाए, हमारी जो एंटीक चीज़ें हैं, हम जो यूज़ करते हैं, ये चीज़ें म्यूज़ियम में रखा जाए ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन को पता चले। तो म्यूज़ियम इसलिए बनाया गया था कि एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ताकि अगले जनरेशन को ये चीज़ों के बारे में पता हो कि ऐसी चीज़ें यूज़ किया करते थे लोग। ओके, तो फर्स्ट है लॉवरे म्यूज़ियम, फ्रांस। तो एक म्यूज़ियम है जिसका नाम है लॉवरे एंड ये फ्रांस में है। द लॉवरे म्यूज़ियम इन पेरिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 18th century CE. Now CE का मतलब होता है कॉमन एरा। ओके, एंटिक्विटीज कलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वेर एग्जिबिटेड इन लॉवरे म्यूजियम. इट इंक्लूडेड द मच acclaimed painting of Mona Lisa by Leonardo da Vinci, the world-renowned artist. He worked under the patronage of Francis I, the king of the France in the 16th century. Now यहाँ पर ये जो लॉवरे म्यूज़ियम है, इसको 18th century में एस्टैब्लिश किया गया एंड इसमें बहुत सारे ऐसे एंटिक चीज़ें रखी हुई है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है एंड इसमें एक बहुत ही फेमस पेंटिंग रखी हुई है जिसका फ़ोटो भी दिया हुआ है। आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना भी होगा, मोनालिसा। ओके, तो पेंटिंग का नाम है मोनालिसा एंड इसको बनाया किसने है? लियोनार्डो डा विंसी ने, जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है जिसको हम सभी जानते हैं एंड ये तब फ्रांसिस I के अंडर काम करते थे, वर्क करते थे। ओके, 16th century में द कलेक्शन इन द लॉवरे म्यूजियम इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द एंटिक्विटीज ब्रॉट बैक बाय नेपोलियन बोनापार्टे। नाउ नेपोलियन बोनापार्टे कौन है? एक बहुत ही फेमस मिलिट्री लीडर है, आई थिंक फ्रांस के है या फिर फ्रांस के ही होंगे। आप ज़रा एक बार रिसर्च करके देख लीजिए नाम को, आई थिंक फ्रांस के ही होंगे। बहुत ही मतलब नामी दामी लीडर थे, मिलिट्री लीडर थे। ओके, बहुत ही फेमस मिलिट्री लीडर थे। तो इनके द्वारा जो एंटिक्स लाए गए थे, अब ये एंटिक्स कहाँ से लाए थे? जो भी इन्होंने जहाँ पर भी जीत हासिल की थी, ओके, वहाँ से इन्होंने बहुत सारी ऐसे एंटिक्स चीज़ें लाए थे जिसको इस लॉवरे म्यूज़ियम में रखा गया है। तो brought back by Napoleon Bonaparte from his conquest. Presently the museum contain more than 3,80,000 artifacts. तो अब अगर आप देखोगे जाके तो लॉवरे म्यूज़ियम में 3,80,000 से भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मौजूद है। नेक्स्ट है ब्रिटिश म्यूज़ियम, जो कि इंग्लैंड में है। The British Museum in London was established in 18th century CE. Sir Hans Sloane, a natural scientist, handed over about 71,000 objects in his collection to the King of England George II. तो यहाँ पर जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है उसमें सर हैंस स्लोन एक नेचुरल साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है एंड 71,000 ऑब्जेक्ट्स उन्होंने क्या किया है उस म्यूज़ियम में रखवाया है एंड इट इंक्लूडेड
क्या क्या चीज़ें हैं वो 71,000 में। इट इंक्लूडेड्स बुक्स, पिक्चर्स, स्पेसिमेंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट, हर्बेरियम। नाउ हर्बेरियम क्या है, आप इमेजेस में देख सकते हैं। क्या होता है, प्लांट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा प्रिजर्वेशन स्पेसिमेंस होते हैं, एंड पिक्चर्स, अलग अलग बुक्स थे वहाँ पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। लेटर द कलेक्शन वॉज एक्सपांडेड। नाउ इसके बाद और ज़्यादा एक्सपांड किया गया और ज़्यादा चीज़ वहाँ पर एडिशन किए गए, और वेरियस आर्ट ऑब्जेक्ट एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स कलेक्टेड बाय ब्रिटिश पीपल फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज। नाउ ब्रिटिश कॉलोनीज का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ पर राज किया है, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है। तो इंडिया से कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं एंटीक जो लेके गए और वहाँ पर ब्रिटिश म्यूज़ियम में रख दिया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का जो कोहिनूर हीरा है, ठीक है, वो आई थिंक वो तो क्वीन के क्राउन में है, लेकिन जब क्वीन के क्राउन में नहीं था, यहाँ से जब लेके गए होंगे तो शायद उसको म्यूज़ियम में रखा भी होगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनीज जहाँ जहाँ पर भी थे वहाँ से उन्होंने बहुत सारी ऐसे एंटिक्स चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कीमती चीज़ें हैं जो लेके गए और ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखवा दिया गया। तो प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो म्यूज़ियम कलेक्शन कंप्राइजेस अबाउट 80 लाख ऑब्जेक्ट्स, 80 लाख्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उस म्यूज़ियम में, ओके। नेक्स्ट है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। दिस म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नाउ नेचुरल हिस्ट्री से ही आपको नेचुरल से ही पता चलता है कि नेचर की ऐसी चीज़ें होंगी जो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1846 CE को। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन इस म्यूज़ियम को चलाता है, मैनेज करता है। इट हाउसेस मोर देन 12 करोड़ स्पेसिमेंट्स ऑफ फॉसिल्स। नाउ आप सोचो 12 करोड़ ऐसी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है, specimens of fossils and remains of plant and animal, minerals, rocks, human fossils and artifacts। 12 करोड़ मतलब वो जो म्यूज़ियम है वो कितना बड़ा है। 12 करोड़ चीज़ें पहले वहाँ पर रखवाई गई, देन वहाँ पर लाखों लोग जाते हैं और घूम घूम के सारी चीज़ों को देखते हैं, तो स्पेस कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब म्यूज़ियम का साइज़ कितना बड़ा है, कितना ह्यूज होगा, ओके। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। म्यूज़ियम का एक यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर देख ही सकते हो कि कितना ह्यूज है वो, और लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं वहाँ पर। नाउ आते हैं इंडिया में। इंडिया में कैसे कैसे कौन से म्यूज़ियम्स हैं। द फर्स्ट म्यूज़ियम इन इंडिया, इंडियन म्यूज़ियम। तो इंडियन म्यूज़ियम जो है वो इंडिया का सबसे पहला म्यूज़ियम है और वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता। और ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। कब किया था, 1814 CE को। सेकेंड म्यूज़ियम जो है इंडिया का वो है गवर्नमेंट म्यूज़ियम, was established in Chennai in 1851 and the National Museum was established in Delhi in 1949। प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, सारे स्टेट्स में इंडिपेंडेंटली मतलब वेरियस म्यूज़ियम्स है उसमें, ओके। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में कौन सा म्यूज़ियम फेमस है, ओके। Usually the big museums have their own archives and libraries। Now archives and libraries का फ़र्क आप पहले जान ले कि लाइब्रेरीज़ वो है जहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट एंड जो भी बुक्स है पब्लिश की हुई वो सारी रखी हुई रहती है, ओके। एंड आर्chives वो जगह है जहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, लाइक जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, ठीक है, ओरिजिनल जो भी इन्वेंशन या फिर जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स है वो आर्chives में रखा जाता है फॉर रिसर्च पर्पस। मतलब रिसर्च करके अगर कोई एक नया बुक बनाता है और उसको पब्लिश करता है, वो बुक जाएगी लाइब्रेरी में, और वापस से रिसर्च के बाद जो भी रियल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो जाएगी आर्chives में। तो ऐसे बहुत सारे म्यूज़ियम्स है, जो बड़े बड़े म्यूज़ियम्स है, उनकी खुद की आर्chives और लाइब्रेरीज़ है।
मतलब अगर वहाँ पर कोई एक पेंटिंग है और उसका एक बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है पेंटिंग के बाजू में, लेकिन अगर आपको उस पेंटिंग के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये पेंटिंग कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इसकी एक्चुअली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस लाइब्रेरी के आर्शीव्स या लाइब्रेरी में मिल जाएगा, उस म्यूज़ियम के आर्शीव्स या लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ओके, तो ये सिर्फ बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में ही है। ओके, सम म्यूजियम्स आर एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज़, तो कुछ बड़े म्यूजियम्स यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड भी है। एफिलिएटेड का मतलब है कि कनेक्टेड है, मीन्स उस यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं रिसर्च वर्क के लिए इस म्यूज़ियम में आके इस लाइब्रेरी या आर्शीव्स का यूज़ कर सकते हैं। सच म्यूज़ियम्स ऑल्सो ऑफर कोर्सेज ऑफ म्यूज़ोलॉजी, तो ऐसे म्यूज़ियम्स म्यूज़ोलॉजी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। नाउ व्हाट इज़ म्यूज़ोलॉजी कोर्सेज? म्यूज़ोलॉजी कोर्सेज आपको ये सिखाता है कि किस तरीके से एक म्यूज़ियम का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कौन सा चीज़ है ऐसा कि कोई भी चीज़ को अगर म्यूज़ियम में रखवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, अगर उस चीज़ को हटवाना है तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर उस चीज़ को रखा गया है तो उसका मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, उसका क्या प्रोसेस है। तो ऑल ओवर एक म्यूज़ियम का क्या प्रोसेस होता है चलाने का, ये आपको म्यूज़ोलॉजी में सिखाया जाता है। तो ऑफर डिग्री एंड डिप्लोमा, कुछ ऐसे वेल नोन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑफ़र करती है डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेस इन म्यूज़ोलॉजी। तो देखते हैं, ये जो 6 नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट है नेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो कि वडोदरा में है। नेक्स्ट है कोलकाता यूनिवर्सिटी जो कि ऑब्वियसली कोलकाता में ही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एंड जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। नाउ ये जो म्यूज़ियम है ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ओके, इन 1904 CE सम इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट्स ऑफ मुंबई डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए म्यूजियम टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल टू इंडिया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में विजिट करने वाले थे, तो कुछ ऐसे रेसिडेंट्स थे मुंबई के जिन्होंने ये सोचा कि उनके वेलकम के लिए हम एक म्यूज़ियम बनाते हैं। एंड in the month of November 1905 CE the foundation was laid of the museum building। तो म्यूज़ियम को जो कोई भी इमारत को बनाने के लिए जो एक फाउंडेशन, एक जो नींव रखी जाती है वो कब रखी गई? वो नवंबर 1905 को रखी गई। एंड इट वॉज डिसाइडेड, अब ऑब्वियस था कि प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, उनके वेलकम के लिए ये म्यूज़ियम बनाया जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात थी कि उस म्यूज़ियम का जो नाम है वो भी उनके ऊपर ही रखा जाएगा। तो रखा क्या गया था नाम कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, लेकिन बाद में इट वॉज रीनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इन 1998 CE। ये म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बहुत ही चीज़ें जो उसके अंदर रखी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर है तो कभी ना कभी आप विज़िट करने के लिए ज़रूर आइएगा। ओके, सो मैं जा चुका हूँ इसमें तो मतलब शिवाजी महाराज के जो तलवारें रखे हैं कलेक्शन, ओ माय गॉड, बहुत मतलब एक एक तलवार एक एक इंसान के बराबर है। अब पता नहीं एक्चुअली में उतने ही बड़े हैं, उठाते कैसे होंगे। मैं तो मतलब देख के ऐसा मतलब था कि इतने बड़े तलवार भी हुआ करते थे, तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है इमेज शिवाजी छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय का। तो द बिल्डिंग ऑफ द म्यूजियम इज़ बिल्ड इन इंडो गॉथिक स्टाइल। नाउ इंडो गॉथिक का मतलब है, गॉथिक का मतलब है थोड़ा हॉरर टाइप, या फिर आप बोल सकते हो कि माइन्यूट डिटेल्स के साथ एकदम आर्किटेक्चर का जो वर्क है ना वो बहुत ही एकदम ब्यूटीफुली कार्व्ड। ओके, तो हॉरर का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डरावना, बट जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि एक हैरी पॉटर अगर आपने देखा होगा तो हैरी पॉटर के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो गॉथिक स्टाइल का है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडो गॉथिक का मतलब इंडियन का
थोड़ा टच है आर्किटेक्चर का, एंड उस स्टाइल में इस म्यूजियम बिल्डिंग को बनाया गया है। एंड इट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग इन मुंबई। तो मुंबई में इसको ग्रेड 1 का दर्जा दिया गया है। लाइक आपको जैसे रैंक आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसी तरीके से इसको ग्रेड 1 मतलब फर्स्ट रैंक में रखा गया है मुंबई में। एंड द म्यूजियम हाउसेस अबाउट 50,000 एंटिक्विटीज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। मतलब यहाँ पर 50,000 एंटिक्विटीज़, 50,000 ऐसे चीज़ें रखी हुई है और उसको डिवाइडेड किया हुआ है आर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्ट्स जहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने मिल जाएंगे, आर्कियोलॉजी वहाँ पर सिविलाइजेशंस के रेप्लिकास देखने मिल जाएंगे, सोसाइटीज़ के रेप्लिकास देखने मिल जाएंगे कि किस तरीके से घर पे रहते थे पहले के ज़माने के लोग, ओके, एंड उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये देखने को मिल जाएगा। एंड नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ पर आपको कुछ फॉसिल्स भी देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो ये था हमारा आज का 2 टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। सो बचे इसके जो 2 टॉपिक्स है, लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स एंड एनसाइक्लोपीडिया, इसका मैं एक सेपरेट सेकेंड पार्ट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है कि क्या क्या चीज़ें हेरिटेज मैनेजमेंट में ज़रूरत है एंड किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है, जो आज हम देखते हैं, विटनेस करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगले जनरेशन के लिए भी अभी भी सारी चीज़ें की जा रही है, ताकि आने वाली जो भी जनरेशन है सबको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और उन्हें भी पता चलता रहे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।